Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 2nd March 2019. सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मकरन कप रिलेटेड टू एंड वेयर इज इट हेल्ड. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर रेयर अर्थ मिनरल्स. थर्ड क्वेश्चन इज नेम द कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर्स विद कंबोडिया. ठीक है, तो कंबोडिया साउथ ईस्ट एशियन एक कंट्री है, उससे कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है वो बताना है. Fourth question is who set up the Independence of India League. So this is before independence this league was set up. किसने सेटअप की थी. अब आज के न्यूज़ देख लेते हैं. फर्स्ट इज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 इज बीइंग हेल्ड. तो ये सेकेंड एडिशन है इसका और इसका पर्पस क्या है. ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को इंगेज करना इन एनुअल रिव्यू ऑफ इंडियाज अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन दी इंडो पैसिफिक रीजन. तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या है उनको रिव्यू करना. बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो उसके बारे में देख लेते हैं. सबसे पहले इसका आइडिया जो आया था वो 2018 में आया था और 2018 में एक एपेक्स लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडियन नेवी की, जहाँ पे ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कंडक्ट किया गया था और इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने. ओके, तो नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन जो है वो नेवी की नॉलेज पार्टनर थी और उन्होंने ये कंडक्ट किया था. अब इस साल जो है 5 थीम्स ली गई हैं. ओके, अब ये 5 थीम्स कौन कौन सी है. एक है, फर्स्ट है मैरीटाइम कनेक्टिविटी इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज हैं उनके बीच में. सेकंड है मेंटेन अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. ओके, यानी ज़्यादा टैरिफ और ज़्यादा मतलब इस तरीके के ड्यूटीज़ और रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए. थर्ड इज़ रीजनल अप्रोच टू द रीजन्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ ब्राउन टू अ ब्लू इकोनॉमी. तो ब्राउन से ब्लू इकोनॉमी में ट्रांजिशन के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए. फोर्थ इज चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम द मेरीटाइम इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0. तो इंडस्ट्री 4.0 से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे उससे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे कैसे डील करना चाहिए. देन ट्विन कंसेप्चुअलाइजेशंस ऑफ सागर एंड सागर माला. ठीक है, तो जो इसमें कुछ टर्म्स आए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले ब्राउन इकोनॉमी. तो ब्राउन इकोनॉमी ऐसे इकोनॉमी को कहा जाता है जो कि फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन के नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं और कंजम्पशन के एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनको नेग्लेक्ट करती है पूरी तरीके से. तो दैट इज़ अ ब्राउन इकोनॉमी. और अब रीजन का ट्रांजिशन की बात की गई टू ब्लू इकोनॉमी. तो ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, जो मरीन रिसोर्सेज पे बेस्ड हो, मतलब इकोनॉमी जो ग्रोथ करे ऑन बेस्ड ऑन मरी टाइम. ओके, जैसे उसमें फिशिंग आ गई, उसमें सी एक्सप्लोरेशन आ गया, तो ये सारी चीज़ें ब्लू इकोनॉमी में आएंगी. इंडस्ट्री 4.0 क्या है. ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कहा जाता है. ओके, तो इसके पहले 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहे हैं. फर्स्ट वाज यू मस्ट बी नोइंग इन 1760s. तो उस टाइम पे जो स्टीम इंजन वगैरह आई थी और मतलब मैकेनाइजेशन होने लगा था, रेल रोड्स आए थे. दैट वाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सेकेंड वाला क्या था, जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी. ओके, तो वो वाला जो आया था और इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप होने लगी थी, स्टील इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा आ गई थी. तो दैट वाज सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो 1870s की बात है. और थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जब इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट्स हुए थे, जैसे ट्रांजिस्टर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें, सेमीकंडक्टर चिप्स, इनफैक्ट न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब भी जो आया था ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में माना जाता है. और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है ये देख लेते हैं. तो ये करंट ट्रेंड है ऑटोमेशन और डेटा एक्सचेंज का इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. तो अभी जितना भी डिजिटाइजेशन वगैरह हो रहा है और साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, ये सब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आता है. ओके, अब हमने देखा ट्विन कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सागर एंड सागरमाला प्रोजेक्ट. तो सागर जो है ये 2015 में इंडिया का ये विजन कहा गया था, पीएम ने हमारे बताया था. सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. तो ये इंडियन ओशियन रीजन के लिए, ये याद रखिएगा. ठीक है, तो इसमें इसकी जो ऑर्गेनिक यूनिटी है, इंडियन ओशियन का जो रीजन है ये आपका पूरा कवर होता है. जो इंडिया, आपका बांग्लादेश, चाइना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन गोइंग टूवर्ड्स यूएस, और ये पूरा रीजन आता है, मतलब ये इंडो पैसिफिक में आता है. तो
यहाँ पे लेकिन ऑर्गेनिक यूनिटी को कैसे प्रिजर्व करना, जैसे मॉनसून से बहुत ज़्यादा मतलब एक इस रीजन को यूनिफाई करके रखता है, ठीक है। तो इसकी मेंटेन करना और कोऑपरेशन भी इन्हांस करना। तो जो कोऑपरेशन की सागर प्रोजेक्ट में बात की गई थी वो हर तरीके का कोऑपरेशन था, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, हर तरीके का। और सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, तो ये इंडिया का है पोर्ट लेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जो हमारी पूरी कोस्ट लाइन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा पोर्ट लेड ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बेसिकली लॉजिस्टिक्स को डेवलप करना कि गुड्स को पोर्ट से और पोर्ट तक एफिशिएंटली, क्विकली और कॉस्ट इफेक्टिवली लेकर आया जा सके। फाइन। नाउ सेकेंड न्यूज इज अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWD, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। ये इनका 7th वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर। अब इन्होंने रिकॉर्ड क्या सेट किया है, जो मॉडर्न आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, लेग्स, उनका इम्प्लांटेशन किया गया है गुजरात में एक जगह है भरूच, वहाँ पे किया है। सो रिकॉर्ड ये है कि 260 पीपल का इम्प्लांटेशन किया गया इन रिकॉर्ड 8 आवर्स, ठीक है। तो ये बहुत मेजर अचीवमेंट है। ओके, 8 घंटे में 260 लोगों के लेग्स का इम्प्लांटेशन किया गया। फाइन। Now next news is that foundation stone of कौशल भवन is laid in न्यू दिल्ली। तो ये प्रपोज्ड ऑफिस है, कौशल भवन क्या है, ये प्रपोज्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, MSDE का। और इसको एक इमेजिन किया जा रहा है एज अ फ्यूचर रेडी बिल्डिंग विद स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसमें ये सब तो ठीक है, मेन याद रखना कौशल भवन किसका ऑफिस है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का है, और नाम से भी काफ़ी क्लियर है। अब भगवान लाल साहनी को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको सेटअप किया गया है। तो 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था और 2018 में, और ये अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 102nd था। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाए तो 102nd था, और अगर बिल पूछा जाए तो 123rd था। फाइन। और इसको फॉर्म किया गया अंडर द प्रोविजंस ऑफ 338B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कमीशन में एक चेयरमैन और 5 मेंबर्स रहेंगे, और इसका टेन्योर कितना है, 3 साल का। और काम क्या रहेगा, अगर मतलब जो भी लिस्ट है बैकवर्ड जो उनकी क्लासेस की लिस्ट है, उनमें इंक्लूजन या एक्सक्लूजन जो भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इनकी रहेगी। ओके। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस। ओके। और इसमें कमीशन को जो पावर्स रहेंगे वो सिविल कोर्ट के रहेंगे। अच्छा, बैकवर्ड क्लासेस जो था पहले वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड क्लासेस के अंडर ही उनके लिए भी सारी लिस्ट और जो भी अगर एडवाइस टेंडर की जानी थी वो उसके अंडर की जाती थी। अब आप मुझे बताइए कि इसके अलावा जो OBC एंग्लो इंडियन वगैरह हैं तो वो अभी भी किसके अंडर आते हैं, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। मतलब उनके लिए अलग कमीशन है या वो किसी और के अंडर आते हैं, आपको बताना है। नाउ प्रधानमंत्री जीवन योजना हैज बीन अप्रूव्ड। जीवन योजना क्या है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ठीक है। जीवन योजना जैव ईंधन, बेसिकली इट इज़ फॉर बायोफ्यूल, ये मेन है, ये याद रखना। जीवन जो योजना है बायोफ्यूल के लिए है, और किसके अंडर आएगी फिर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर आएगी। और इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स यूजिंग लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीडस्टॉक, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सेकेंड जनरेशन के मतलब बायोफ्यूल्स में आते हैं। तो उनको मतलब लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास क्या होता है, जो भी ड्राई प्लांट रेसिड्यू वगैरह रहता है उससे बनने वाला बायोमास, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा रिन्यूएबल फीडस्टॉक है, तो ये सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में आता है। तो उसके लिए, उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये योजना लाए हैं। ओके। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाने के लिए आप किससे बनाते हो, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, काऊ डंग वगैरह, इन सब से। तो इससे जो इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा, जो स्कीम इस
योजना के जितने भी बेनिफिशियरीज होंगे जो उसको यूज़ करेंगे, उन वो जो इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे वो मैंडेटरली सप्लाई किया जाएगा टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू फर्दर एनहांस द ब्लेंडिंग परसेंटेज अंडर द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो ब्लेंडिंग का परसेंटेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो उसी में ये जो इथेनॉल प्रोड्यूस होगा वहाँ डायरेक्टली सप्लाई किया जाएगा। फाइन। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम अभी ऑयल और गैस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, तो वो हमारी डिपेंडेंसी हटे, तो इसीलिए हम खुद से ही ज़्यादा मतलब ये सारे रिसोर्सेज का, और इसके अलावा हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए भी कई सारे कमिटमेंट्स हैं, तो उन वहाँ पे भी उन अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे फ्रेंड्स, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए अपना। ओके, और लाइक कर सकते हैं, जो भी आप कमेंट करना चाहे कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।